सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं विनीता मान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस में सूर्य और तारामंडल की जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या प्लेनेट है, उन सभी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं इनसे रिलेटेड हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, जिससे जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक हमें पढ़ना है सौर मंडल जो है, सोलर सिस्टम जो है वो क्या है। सोलर सिस्टम के अंदर मून और स्टार्स के बारे में पढ़ना है, चंद्रमा और तारे के बारे में। सोलर जो फैमिली होगी, सौर परिवार के अंदर कौन कौन से ग्रह जो है शामिल किए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो हमें पढ़ना है। सूर्य ग्रह, इसी के अंदर आगे धूमकेतु क्या होते हैं, तारामंडल क्या होते हैं, आकाश गंगा क्या है। तो ये सारे सिस्टम जो है वो हम सोलर सिस्टम्स के अंदर जो पढ़ने वाले हैं, ये सारे ग्रह, इनके बारे में, इनका क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका नेचर कैसा है, रोटेशन कैसा है, वो सभी हम पढ़ेंगे। क्योंकि इनसे रिलेटेड ही जो है इनका स्ट्रक्चर बेस्ड या इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम पहले बात करेंगे कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सोलर सिस्टम से पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है रीट में पूछा गया है, ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन लेयर का नाम हम सभी सुनते हैं कि ओजोन लेयर जो होती है वो पैराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, जो हाई रेडिएशन की होती है। लेकिन वो जो है कुछ हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और मीजोस्फीयर। जो परत है जिसको अलग अलग जो है मंडल में हमने डिवाइड कर दिया है, हमारे जो एनवायरमेंट है पूरा, तो उसमें जो है इनमें चारों स्फेयर जो है उनके अंदर कौन सी के अंदर जो है हमारे पास में ये जो ओजोन परत है वो पाई जाती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण होता है। हम नाम सुनते हैं कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, आज ऐसा कीजिए, आज बाहर मत निकलिए, या फिर आज कुछ अलग अलग कुछ अवधारणाएं होती हैं। तो वो वहां पर जो चंद्र ग्रहण होने का जो रीजन है, वो रीजन क्या है साइंटिफिक तरीके से, तो वो जो है हमें यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन की पृथ्वी जो है सूर्य चंद्रमा के बीच में होती है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी या सूर्य के बीच में होता है। तो जनरली जो इनकी पोजीशन होती है, सूर्य की, चंद्रमा की और पृथ्वी की, वो तीनों की पोजीशन क्या होती है जिसकी वजह से जो है वो चंद्र ग्रहण हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि चांद की जो रोशनी जो है वो वहां पर अर्थ तक जो है नहीं पहुंच पाती है। तो उसके पीछे क्या रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है। पलायन का मतलब होता है चले जाना। जैसे हम बोलते हैं वो पलायन कर गया है, तो वहां से चला गया है। तो बेसिकली ये पलायन वेग जो है, इसका मतलब पृथ्वी के पृष्ठ से, अगर पृथ्वी के पृष्ठ से आपको किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से बाहर भेजना है, तो उसके लिए जो है आपको कितनी वेलोसिटी वहां पर किसी की रखनी पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें जो भी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उनको जब बाहर भेजा जाता है तो उनकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कितनी रखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में है, निम्नांकित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो देखिए, जो उपग्रह जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, जो रियल में है, जो नेचर से ही मिले हैं हमें, वहां पर जो रोटेशन कर रहे हैं किसी प्लेनेट के। और एक होते हैं जो आर्टिफिशियल, जो हम मानव ने बनाए हैं और उनको अपनी बेसिक, ये बोल सकते हैं कि कुछ जो है जानकारी लेने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए जो मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह, उनको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके जो है नेचुरल जो है वहां पर उपग्रह नहीं है या सैटेलाइट्स नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह अपने एक्स पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर दिया है कि अपनी एक्स पे, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाती है, इसके साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन करती है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें कि यहाँ पर सन है और ये अर्थ है, तो इसके चारों तरफ तो ये चक्कर लगाई रही है, इसके साथ साथ अपनी एक्स पे भी ये रोटेशन कर रही है। तो इसका अपनी एक्स पे ऐसा कौन सा ग्रह है जो रोटेशन करने के दौरान जो है अप्रोक्सीमेटली उतना ही टाइम लेगा जितना कि पृथ्वी लेती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। तो देखिए, यहाँ पर आ भी गया है कि जो आर्टिफिशियल जो होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, तो वो उपग्रह हमारे कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। तो पहला जो है
कृत्रिम उपग्रह जो है वो कौन सा था, तो ये यहाँ पर हमें पता करना है। ये हमें जब हम पढ़ेंगे इनके फैक्ट्स के बारे में तो पता चलेगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है। इंडिया ने जो है स्पेस के अंदर जो भी सैटेलाइट छोड़े हैं उनके अंदर जो है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 3 ऑप्शन तो जो होंगे जो कि सैटेलाइट्स होंगे जो भेजे गए होंगे इंडिया द्वारा, और एक जो होगा वो नहीं होगा, तो उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है वो कौन था, पहली बार स्पेस के अंदर जो है कौन गया था, तो पहला अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर कौन था, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये थोड़ा फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमें फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको फैक्ट याद है तो आप क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर सही कर सकते हैं। अब देखिए हम पहले पढ़ेंगे सूर्य और तारामंडल, थोड़ी इसकी बेसिक जानकारी। तो देखिए अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से संबंधित कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं, इनको अलग अलग ब्रांचेस में डाल दिया गया है जहां से इनकी स्टडी की जाती है। तो पहला हमारे पास में होता है एस्ट्रोनॉमी, जो विज्ञान की वह शाखा जो खगोलीय ये जो भी पिंड है हमारे पास में, जो हमारे पास में खगोल में स्थित है, उनके जो भी उनकी स्टडी की जाती है वो थोड़ी एस्ट्रोनॉमी कहलाती है, खगोल विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिवर्स, तो पदार्थ हो या प्रति पदार्थ युक्त अंतरिक्ष अपनी संपूर्णता में, मतलब जो भी पूरा सिस्टम है अपने पास में अंतरिक्ष का, या फिर ये जो पृथ्वी है या पूरा जो भी सोलर सिस्टम है उसको यूनिवर्स बोला जाता है, पूरा ब्रह्मांड बोला जाता है। तो ये हमारे पास में 2 अलग अलग ब्रांचेज होती हैं जिसको साइंस के अकॉर्डिंग जो है इनकी स्टडी जब की जाती है तो इसी के अंडर में की जाती है। नेक्स्ट देखिए हम जब बात करते हैं कि ब्रह्मांड में जो दूरी मापने की इकाई है वो मापेंगे कैसे, क्योंकि ये छोटी मोटी डिस्टेंस तो है नहीं कि आप यहाँ पर अपने सेंटीमीटर का जो है स्केल ले लिया, फिर किलोमीटर का स्केल ले लिया तो वो आप दूरी को नाप रहे हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट। तो इनकी जो दूरी मापने की इकाई हो उसको बोला जाता है प्रकाश वर्ष। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष जो है वो लगभग 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो देखिए कितनी ज्यादा डिस्टेंस है, 10 की पावर 12 बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर वैल्यू होती है। तो एक लाइट का जो ईयर है इसके बराबर होता है। पर एक लाइट ईयर इसको कैसे बोला गया है, वो है कि प्रकाश की जो एक रे होती है वो एक ईयर के अंदर जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है उसके बराबर जो है वो 1 लाइट ईयर माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है माइल्स के अंदर अगर देखें तो 6 ट्रिलियन माइल्स जो है वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसके बराबर होता है, तो वहां पर आपको किलोमीटर में अगर आ रहा है तो आपको आंसर इस तरीके से देखना है, अगर मीटर में है तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके भी वहां पर आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको 10 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई करके वहां पर इनकी 10 की पावर जो है ये घात जो है वो वहां पर बदल जाएगी। तो इस तरीके से हमें थोड़ा यहाँ पर फैक्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए प्रत्येक परिवार में एक बड़ा प्रकाशमान केंद्रीय तारा होता है। तो देखिए एक जो है बेसिकली ये बोल सकते हैं कि हर फैमिली के अंदर एक जो है मेन पार्ट होता है, मुखिया जो हमारे बोलते हैं वो बोलते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग जो है वो पूरे जो है फैमिली को जो है चलाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हर फैमिली में जो हमारी सोलर फैमिली है उसके अंदर एक सेंट्रलाइज जो है वो जो तारा है उससे बोला गया है सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ क्या लगाते हैं सारे प्लेनेट जो है क्या लगाते हैं चक्कर लगाते हैं। तो देखिए हर सूर्य का परिवार जो है उसकी जो भी फैमिली होगी, जो भी प्लेनेट होंगे या जो भी वहां पर उसके जो पिंड होंगे वो सारे किसमें आएंगे, सोलर फैमिली भी बोल सकते हैं या सोलर सिस्टम में आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सौर मंडल। जैसे कि हम ये देखें कि ये सन है और सन के सामने ये जो भी ग्रह है जो भी प्लेनेट है वो इसकी क्या है फैमिली है। तो ये सारी जो हमारी सोलर सिस्टम कहलाता है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, एक एक के बारे में आगे हम इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए आगे हम देखते हैं सूर्य के बारे में। तो देखिए सन के बारे में थोड़े से फैक्ट हम देखेंगे। सन का जो मास है या जो उसका द्रव्यमान है वो पृथ्वी का जो मास है उससे लगभग 3,30,000 गुना अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा जो है, लगभग जो है इसको बोल सकते हैं 3.5 लाख जो है इसका जो है मास जो है वो अर्थ के मास से ज्यादा है, 3.5 लाख गुना, मल्टीपल है, वैसे डायरेक्टली ज्यादा नहीं है, तो मल्टीपल का मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और जो इसका जो व्यास है, जिसका व्यास है वो लगभग 109 या 110 गुना अधिक है अर्थ के व्यास से। तो ये जो है बहुत ज्यादा जो है पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है सन। और सूर्य जो है हमसे सबसे निकटतम तारा है, तभी जो है हम इसको थोड़ा साइज में बड़ा देख पाते हैं। और यह निरंतर विशाल मात्रा में जो है क्या कर रहा है, उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख भी पा रहे हो और हमें हीट भी मिल रही है और जिससे बहुत सारी इवेंट्स भी हो रही है। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो सन जो है वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमें जो है एक गोले के रूप में दिखाई देता है, बिकॉज हमारी जो है डिस्टेंस जो है वो सन की अर्थ से वो क्या है बहुत
ज्यादा है। और यहाँ पर जो सन का जो है यहाँ ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करने के पीछे जो रीजन है वहां पर जो है वो रीजन है यहाँ पर इसका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो मिलकर के क्या होते हैं, बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स, और इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो हमें हीट के रूप में मिलती है या फिर बोल सकते हैं लाइट के रूप में मिलती है। तो इसके पीछे जो रीजन है इसका हीट जनरेट करने का वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो देखिए चंद्रमा क्या है। तो जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए जब वहां पे गए, तो कि चंद्रमा की पृष्ठ जो है वो क्या है, धूल से भरी हुई है, धूल है वहां पर और निर्जन, वहां पर कोई जीव नहीं पाया गया। तो वहां पर जो है ये बताया गया कि चंद्रमा के ऊपर जो है उसका एनवायरमेंट कैसा है और वहां पर कोई जीव है या नहीं है, तो उसके बारे में फैक्ट दिए गए। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी है। वो पर्वत बनने के पीछे रीजन है कि वहां पर उल्का पिंड गिरते रहते हैं, तो वो गड्ढा सा बन जाता है, तो पर्वत बन जाते हैं। तो देखिए ऊंचे पर्वत भी हैं, इनमें से जो है कुछ पर्वत तो ऊंचाई में इतने हैं कि जो अर्थ के ऊपर जो सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत है उनके बराबर जो है उनकी हाइट है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर जो है उसकी जो है ये बोल सकते हैं उसकी सरफेस जो है वो सरफेस कैसी है। और सबसे पहले जो यहाँ पर चंद्रमा पर यात्री गए वो 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले जो है चंद्रमा पर कदम रखे। उसके बाद में एडविन एल्ड्रिन जो है चंद्रमा पर उतरे। ये भी क्या थे, अमेरिका के ही है, ये इंजीनियर थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर जो है ये उतरने वाले चंद्रमा की सतह पर पहले थे। इनसे जस्ट 20 या 21 मिनट बाद में ही है ना एडविन एल्ड्रिन ने जो है इनकी चंद्रमा की जो है सतह पर पैर रख दिया था। तो जो पहला जो माना गया वो माना गया अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा पर जो है या चंद्र यात्री जो है वो पहले कौन रहे थे, और उसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए पूर्णिमा और अमावस्या हम बात करते हैं। तो देखिए उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका जो पूर्ण इसका जो सर्किल है अगर वो आपको दिखाई देता है तो हम बोलते हैं उस दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर ये आपको पूर्ण चक्रिका इसकी दिखाई देती है तो पूर्णिमा, अगर नहीं दिखाई देती है तो वो जो है इसके 15 डेज वाले दिन जो है वो कंप्लीट हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अमावस्या क्या होती है, प्रत्येक रात्रि का चंद्रमा का जो चमकीला भाग है ये कंप्लीट जो हमें दिखाई दे रही है चक्रिका, इसका भाग क्या होता है, लगातार घटता जाता है। और एक दिन ऐसे होता है कि कंप्लीट आपको ये दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उस दिन को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये पूर्णिमा है और फिर इसका कुछ कुछ पार्ट कटता जाता है और लास्ट में होकर के कंप्लीट हमें दिखाई नहीं देता है, पूरा ढक जाता है। तो जब बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस दिन हम बोलते हैं अमावस्या। तो ये 15 डेज के इंटरवल में होते हैं। जब ये चंद्रमा दिखाई देता है पूरा का पूरा पूर्णिमा होती है, उसके 15 डेज बाद में हमारे पास में क्या होती है, 15 डेज को अमावस्या होती है। नेक्स्ट है तारे। तारे क्या होते हैं, तो देखिए सूर्य के समान जो अत्यधिक गर्म अंतरिक्षीय पिंड है, ये भी पिंड होते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो हमारे तारे कहलाते हैं। कई तारे तो ऐसे होंगे जो सन से भी बड़े हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हीट जनरेट कर सकते हैं, पर अर्थ से उनके डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो है हम जो है उनसे उनकी हीट को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और वो हमें साइज में जो है वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसीलिए जब हम सन के बारे में पढ़ रहे थे तो सबसे पहले पढ़ा था कि अर्थ के पास का जो सबसे बड़ा तारा है वो क्या है, सन है, इसलिए हम उसकी हीट को जो है प्राप्त कर पा रहे हैं और उसको देख भी पा रहे हैं। किसी भी तारे का जो रंग है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, उसके सरफेस का टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से जो है उसका जो स्टार है उसका कलर होता है। अब यहाँ पर इसके पीछे भी रंग दिया गया है कि जब नीला और श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करने वाले जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली अधिक जो है टेम्परेचर के होते हैं, और जिनका जो लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो तारे का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो जो आपको थोड़े रेडिश दिखाई देते हैं उनका सरफेस जो टेम्परेचर है वो कम होगा, और जो नीले और आपको श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करने वाले दिखाई देंगे उनका क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो क्या है, सीरियस है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे जो है यहाँ पर ब्राइटनेस वाला जो तारा होगा वो क्या होगा, सीरियस होगा। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं ध्रुव तारे की, हमने कई बार नाम सुना है। तो देखिए एक ऐसा तारा जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में ही क्या करता है, स्थित है, और इससे हमें क्या लगता है अगर पृथ्वी के अक्ष में ही स्थित होगा तो हमें वो जो है गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता।
तो वो हमेशा इसके फिक्स पोजीशन नजर आती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे बूढ़े लोग जो हमारे पूर्वज हैं या फिर अभी भी जो बूढ़े लोग हैं वो उस ध्रुव तारे को देखते हैं तो उसके हिसाब से वो डायरेक्शंस को बता देते हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो हमें नहीं लगता है कि ये गति करता है। बाकी जब हम चलते हैं तो हमें लगता है कि मून हमारे साथ साथ चल रहा है या फिर सन की पोजीशन भी लगातार चेंज होती रहती है, पर ध्रुव तारे के अपनी एक्स में, अर्थ की एक्सिस में स्थित होने के कारण ये जो है अपनी गति करता हुआ हमें प्रतीत नहीं होता, तो इसकी पोजीशन हमें फिक्स नजर आती है। और नेक्स्ट अगर देखें तो धूमकेतु, धूमकेतु नाम हमने सुना है। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के ही सदस्य हैं। ये अत्यंत परवलय, परवलय का मतलब जो पैराबोलिक, ये आपको जो ऐसे शेप दिखाई दे रही है पैराबोलिक शेप होती है। तो ये पैराबोलिक जो है ऑर्बिट्स में जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा टाइम में ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सामान्यतः धूमकेतु जो होते हैं उनका क्या होता है, चमकीला सिर होता है, लंबी पूंछ वाले होते हैं। तो कई बार हमें बोलते हैं कि धूमकेतु हमें दिखाई दिया 72 साल बाद में दिखाई दिया या फिर 50 साल बाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका जो है रोटेशन का जो पीरियड है तो ये बोल सकते हैं ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको बहुत जल्दी से नहीं दिखाई देते, काफी वर्षों बाद में आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए सोलर फैमिली के बारे में। तो देखिए सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से जो मिलकर क्या बनती है, सोलर फैमिली बनती है या सोलर सिस्टम है। अब इसके अंदर बहुत सारे पिंड हो सकते हैं, जैसे प्लेनेट भी है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड भी है। और ये सारे के सारे जो हमारे पास में किस में आते हैं, सोलर फैमिली में आते हैं। सूर्य और इन पिंडों के बीच में क्या लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, जिसके कारण ये सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में कोई फोर्स नहीं है तो ये जो है इनका जो है ये आपके रोटेशन नहीं करेंगे और इनका मोशन अपने हिसाब से होगा, तो वो सिस्टम जो है आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो यूनिवर्स का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो ये है कि ये सन के जो है ग्रेविटेशन फोर्स लगा हुआ है इनके बीच में, और ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो है अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर जो है इस सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं। तो हर पिंड की अपनी एक फिक्स ऑर्बिट है, वो उसी ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। पृथ्वी भी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, क्योंकि पृथ्वी खुद क्या है, एक सोलर सिस्टम का पार्ट है और एक ग्रह है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम देखते हैं कुछ संभावित प्रश्न को कि कैसे है, सूर्य क्या है, सूर्य पुच्छल तारा है, ग्रह है, तारा है या उपग्रह है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सन खुद क्या है, एक स्टार है। तो हमारे पास में ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो सूर्य के बाद में पृथ्वी का सबसे निकट वाला तारा कौन सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको समझ भी सकते हैं। 4 आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्कटुरस है, स्पाइका है, सीरियस है या अल्फा सेंटोरी है। तो सूर्य के बाद में, सूर्य तो सबसे निकट का तारा हो गया, सूर्य के बाद का जो सबसे निकट का तारा है पृथ्वी के, वो है हमारे पास में अल्फा सेंटोरी। तो ये नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सन पर जो एनर्जी हमें मिल रही है, जो हीट हमें मिल रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके पास में है। इन 4 ऑप्शन में 4 रिएक्शन दे रखी है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है या अवकरण अभिक्रिया होती है। तो ये मैंने तुम्हें बताया था जब हम सन के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हाइड्रोजन पार्टिकल्स मिलकर के हीलियम पार्टिकल का निर्माण करते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो ये जो है आपसे इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरली, बस फैक्ट रिलेटेड या उसके जो है उसमें वहां पर उसके स्ट्रक्चर रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं ग्रह की, कि ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको ग्रह कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी कोई हमारे पास में फिक्स जो केंद्रीय मान तारा है उसके चारों तरफ जो अपने फिक्स ऑर्बिट में रोटेशन करते रहते हैं जो पिंड होंगे वो उनको क्या बोला जाता है, ग्रह बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार जो है हमारे सौर मंडल में जो है कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह माने गए थे, 2006 के बाद में जो है प्लूटो को जो है, यम को जो है यहाँ से हटा दिया गया है और उसको बोने ग्रह की जो है यहाँ पर जो बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ड्वार्फ में जो है इसको शामिल कर लिया गया है। पहले हमारे पास में इसको भी ग्रह की कैटेगरी में रखा गया था, तो हमारे पास 9 थे, लेकिन 2006 के बाद में ये जो है प्लूटो को हटा दिया गया है। तो देखिए अभी जो ग्रह है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो हमारे पास में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बता भी दिया है 3 बोने ग्रह ड्वार्फ जो है सिरिस, प्लूटो और एरिस जो है उनको जो है बोने ग्रह की जो है कैटेगरी में रखा गया है। तो अभी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो हमारे जो है सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बुध हो गया, शुक्र हो गया,
फिर ये हो गया हमारे पास में जो है मंगल हो गया, पृथ्वी, बृहस्पति, वरुण, शनि और अरुण जो है हमारे पास में 8 जो है ये ग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए सौर मंडल में ग्रह में हम पहला पढ़ेंगे बुध के बारे में। तो देखिए बुध क्या है, ये सूर्य के सबसे निकट है। अभी हमने देखा था सबसे पास का जो हमारे पास में ग्रह है सूर्य के, वो क्या है, बुध है। सबसे छोटा भी है। तो ये आपको एक एक फैक्ट से क्वेश्चन बन सकता है, तो हर एक फैक्ट पे आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अपनी धुरी पर ये जो है अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन करता है वो 58.65 डेज में करता है। मतलब लगभग ये जो है 60 दिन, मतलब 2 महीने में जो है अपनी एक्सिस पे पूरा रोटेशन जो है कंप्लीट करता है। ये सूर्य के चारों ओर, जब सूर्य के चारों ओर जो रोटेशन होगा इसका, वो 88 डेज में जो है एक बार अपना पूरा रोटेशन कर लेता है। क्योंकि सन के बहुत पास होता है तो इसलिए इसके जो है ऑर्बिट जो है वो छोटी है, तो ये जल्दी से अपना क्या कर लेता है, एक बार इसके चारों तरफ क्या कर लेता है, रोटेशन कर लेता है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म होते हैं, गर्म होंगे क्योंकि सन के बहुत पास है, और रातें बहुत बर्फीली होंगी। टेम्परेचर अगर सन की लाइट नहीं होगी तो वहां पर बहुत ज्यादा ही क्या होगी, बर्फीली रातें होंगी। परिमाण में अगर बात करें तो ये पृथ्वी का 1/18 है। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये अर्थ का जो है 1/18वां पार्ट है, मतलब पृथ्वी से 18 गुना कम है। तो ये जो है यहाँ पर हम इसको बुध से जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इनके रोटेशन से पूछे जा सकते हैं। अपनी एक्सिस पे सूर्य के चारों तरफ सबसे निकट का तारा कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और जो पृथ्वी का 1/18 पार्ट है वो ऐसा ग्रह कौन सा है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। तो देखिए ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, ये यहाँ पर ध्यान रखना वो सूर्य के सबसे निकटतम था, ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ये है शाम का तारा और सुबह का तारा, भोर का तारा भी बोला जाता है, के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि शाम का जो हमें लगता है कि बहुत पास है अर्थ के, तो शाम का तारा मतलब शाम को हमें सबसे पहले दिखाई देने वाला, और जब सुबह होगी तो सबसे पहले दिखाई देने वाले स्टार के रूप में इसको जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सौर मंडल का सबसे गर्म उपग्रह जो है वो कौन सा है, और सबसे ब्राइटनेस वाला सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है। तो शुक्र जो है वो अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है शाम का तारा और सुबह के तारे के रूप में कौन प्रसिद्ध है, सबसे गर्म सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। यहाँ रात और दिन के तापमान लगभग समान होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है डे के और नाइट के टेम्परेचर के अंदर। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसको, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 दिन में पूरी करता है। अर्थ कितने दिन में करती है, लगभग 365 दिन में करती है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। ये इसके जो है ये सारे हर एक जो फैक्ट है उससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो हर एक फैक्ट को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी आ गई है, तो पृथ्वी के बारे में जब बात करेंगे तो अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली और सफेद दिखाई देती है। कुछ पार्ट हमें नीला दिखाई देता है मोस्टली पार्ट, और कुछ पार्ट हमें जो है वो व्हाइट नजर आता है। अतः इससे जो है क्या कहा गया है, मोस्टली पार्ट ब्लू दिखाई देने की वजह से इसे नीले ग्रह का नाम दिया गया है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने, लगभग 365.25 दिनों में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। तो हम ये कहते हैं कि जो 1 ईयर बोलते हैं जिसे हम 365 डेज को, और जबकि अपनी एक्सपेक्ट 23.9 या लगभग 24 घंटों में जो है वो अपना एक चक्कर या एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेती है। तो ये हमारे लिए थोड़ा क्या है, ये तो हमें पता रहता है, बस ये है कि पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए आजकल बहुत फेमस है, मंगल पे बहुत सारे प्लेनेट वो आपके जो है सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी की जा रही है कि क्या मंगल पर जो है वो जीवन पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये सारे जो है मंगल उस दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सौर मंडल से सूर्य से चौथे नंबर पर है, 3rd नंबर पे अर्थ है, 4th पे जो है मंगल है। इसके 2 उपग्रह फोबस और डिमोस, तो ये भी पूछा जा सकता है फोबस और डिमोस जो है वो किसके सैटेलाइट्स हैं। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा रेडिश सा नजर आता है। देखिए इसकी जो सरफेस है वो हमें थोड़ा रेडिश टाइप में नजर आती है, तो इसे लाल ग्रह का नाम दिया गया है। मंगल के 2 ध्रुव हैं तथा यहाँ पर भी पृथ्वी की भांति ही क्या होता है, वेदर चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा क्या है, पृथ्वी की तरह इसकी धुरी पर झुके होने के कारण होता है। मतलब ये अपनी जो धुरी है उसके ऊपर क्या हुई, थोड़ा झुकी हुई है, इसकी वजह से इस पे क्या है, दिन या रात या बोल सकते हैं मौसम का जो चेंजेशन होता है, गर्मी का होना, सर्दी का होना, तो इस तरीके से इस पे जो है वेदर का चेंजेशन जो है वो अर्थ की तरह होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। सबसे बड़ा ग्रह, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो है ग्रह क्या है, बृहस्पति है। सूर्य से 5वें स्थान पे हो गया,
इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व मतलब डेंसिटी जो है, इसके जो पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो क्या है 1/4 है अर्थ की, मतलब अर्थ की डेंसिटी से जो है ये आपका 1/4 है। इसकी जो अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो इसके जो उपग्रह की बात करेंगे तो इसके लगभग 70 या 69 जो है इसके उपग्रह हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शनि की। इससे यह जो है नंगी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला सबसे दूर का उपग्रह है, मतलब आप इसको जो है नॉर्मली जो है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज के या फिर बोल सकते हैं टेलीस्कोप के यूज के बिना जो है आप इसको देख सकते हैं। तो ये नंगी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला जो है सबसे दूर का ग्रह है। ये बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद का बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन है। तो ये आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूर्य से 6ठे स्थान पर स्थित है और इसका घनत्व जो है पृथ्वी से कम है, मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि उसको जल में तैरता हुआ ग्रह भी कह सकते हैं। अगर इसको वाटर के अंदर इसको रखा जाए तो वाटर की डेंसिटी से भी इसकी कम डेंसिटी है, तो ये वाटर के अंदर डूबेगा नहीं, वहां पर आपको क्या मिलेगा कि ये आपको तैरता हुआ मिल जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से जो है इसका डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। बाकी इसका साइज की बात करें तो बृहस्पति के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुण की। तो देखिए ये कहा गया है इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, मतलब इसका जो शेप जो आपको वो ऐसे लगेगी जैसे लेटे हुए ग्रह की नजर आती है। सूर्य से 7वां ग्रह हो गया डिस्टेंस के मामले में। अरुण को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है। मॉडर्न अगर बोले इसकी मॉडर्नाइजेशन के बाद में जो अगर हम प्लेनेट की बात करेंगे तो फर्स्ट जो है आपको आधुनिक ग्रह जो है वो क्या होगा, अरुण होगा। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 इयर्स लगाता है। दैट मीन्स ये हुआ कि आप ये सोचिए कि ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो है लगभग 84 वर्ष लगा देता है। अपनी जो धुरी है या धुरी के जो लंब के साथ 90 डिग्री एंगल झुके होने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक धुर से दूसरे धुर तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने लंब पे ये 90 डिग्री अगर झुका हुआ है तो यहां पर जब एक पोल से ये दूसरे पोल तक पहुंचता है तो ये लगभग सूर्य के सामने रहता है। मतलब ये नहीं कि वो एक पोल से जब दूसरे पोल पे पहुंच गया तो सूर्य के पीछे की तरफ हो गया, सूर्य के सामने की ओर रहता है और पहियों की तरह घूमता है। देखिए इसका यहाँ पर दिखा भी दे, इसका रोटेशन जो है हम जो गाड़ी में देखते हैं व्हील्स उनकी तरह जो है इसका रोटेशन होता है। तो इससे भी आपका जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वरुण, सूर्य से दूरी के अनुसार ये 8वां और सबसे लास्ट वाला ग्रह है। यह आकार में सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहां पर जो है अगर क्वेश्चन आ गया कि सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो कौन सा होगा, वरुण होगा। अब ये टाइम और भी ज्यादा लगा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, 165 वर्ष, क्योंकि सन से इसकी डिस्टेंस बढ़ गई है तो रोटेशन करने के लिए इसकी ऑर्बिट जो है वो उसका भी क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया है। तो लगभग 165 ईयर्स में जाकर के अपना एक रोटेशन करता है सन के चारों तरफ। सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि सन से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वरुण के 13 उपग्रह हैं जिनमें प्रमुख क्या है, ट्राइटन और नेरेइड जो है वो क्या है, 2 इसके जो है मुख्य सैटेलाइट्स हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या पढ़े, 8 प्लेनेट के बारे में पढ़ा है जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आकाशीय पिंड। तो सबसे पहले नाम आता है आकाशगंगा, जिसमें हम देखते हैं कि एक जो है पर्टिकुलर आपको एक शेप दिखाई दे जिसके अंदर बहुत सारे तारे आपको नजर आते हैं। तो ये देखिए नियमित आकाशगंगाएं जो होती हैं जिनकी आकृति निश्चित होती है और पहचानने योग्य होती है, जिनको हम पहचान सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर जो है आकाशगंगाएं, नियमित आकाशगंगाएं। अनियमित आकाशगंगाएं वो होती हैं जो आकृति अनिश्चित होती है, कभी किसी शेप में आपको दिखाई दे रही है, कभी किसी शेप में आपको दिखाई दे रही है। ये जो जिनकी शेप फिक्स है वो दीर्घवृत्ताकार हो सकती है, सर्पिलाकार हो सकती है या दंडाकार हो सकती है। तो इस तरीके से उनकी कुछ शेप हो सकती है जिनकी शेप फिक्स होगी, जिनकी शेप फिक्स नहीं होगी वो किसी भी शेप में आपको दिखाई दे सकती है। अब देखिए आकाशगंगा जो है उसको गैलेक्सी भी बोला जाता है। तारों के विशाल समूह को, बहुत सारे तारे जिनमें हमारे पास में स्थित होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, आकाश गंगा बोल देते हैं। तारों के अलावा प्रत्येक आकाशगंगा में कुछ धूल के कण भी होते हैं और कुछ गैसेस भी होती हैं। स्टार्स तो होते ही हैं बहुत सारे, इसके साथ साथ आपको कुछ धूल के कण मिल जाएंगे, कुछ गैसेस का मिक्सर होगा। हमारी आकाशगंगा जो हमें हमारी पृथ्वी से दिखाई देती है उसका नाम दिया गया है दुग्ध मेखला, और इसका जो शेप जो है वो कैसे है, सर्पिलाकार संरचना वाली आकाशगंगा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी अर्थ के पास वाली जो आकाशगंगा है जो दिखाई देती है उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला है, और इसकी शेप जो है वो कैसी है, सर्पिलाकार संरचना वाली है। तो देखिए अब हम देखते हैं तारामंडल। तो तारामंडल में क्या होगा, आकाश में जो कुछ तारे होंगे जो आपको एक समूह में पहचानने योग्य मिलते हैं उनको नाम दे दिया गया क्या,
तारामंडल, ये जो आपकी स्ट्रक्चर होगी वो तारामंडल कहलाई जाएगी। टोलेनी जो थे उन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक जो थी अल्माजेस्ट में, उसमें 48 जो है तारामंडल का वर्णन किया था। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में, तो जो टोटल तारामंडल माने गए हैं वो 88 माने गए हैं। तारामंडलों में सबसे बड़ा जो तारामंडल माना गया है उसका नाम दिया गया हाइड्रा, जिसमें नंगी आंखों से ही आपको 68 जो है स्टार उसमें देखे जा सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम यहां से विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के 68 स्टार जो है उसके अंदर देख सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। अब हम कुछ संभावित प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, पृथ्वी के सबसे पास वाला क्या होगा, हमारे पास में शुक्र होता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सन के सबसे पास का, तो वो क्या होगा, बुध होगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा या शाम का तारा, दो नाम आए थे हमारे पास में, तो इसके भी ऑप्शन अगर हम बात करें तो क्या होगा, शुक्र ही होगा, जो सुबह और शाम का तारा बोला गया है। पृथ्वी की बहन के रूप में भी इसको जो है जाना जाता है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति कैसे हो रही है सन के चारों तरफ, तो ये जो नियम जो थे किसी साइंटिस्ट ने जब बताए थे, तो 3 नियम दिए थे उन्होंने, तो उन्हें बोला जाता है कैप्लर का नियम। तो कैप्लर के 3 नियम हमारे कैप्लर ने बताया था कि जो सन जो होता है वो सेंट्रलाइज है और इसके चारों तरफ जो ग्रह है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। सप्तऋषि मंडल, हमें पता है कि हम ये जब आकाश में देखते हैं कई बार, तो हमें 7 तारों का एक समूह नजर आता है, उसको बोला जाता है सप्तऋषि मंडल। 7 ऋषियों के नाम पर ये इनको रखा गया है। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल क्या है? अर्सा मेजन है। इसको बिग डिपर, ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि भी कहा जाता है। तो इसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट नाम में आपको ग्रेट बियर के नाम से दे सकता है, सप्तऋषि के नाम से दे सकता है, या फिर बिग डिपर या अर्सा मेजन। ये तो क्या हो गया, तारामंडल का नाम हो गया जिसके अंदर ये स्थित है। तो अर्सा मेजन ये पूछ सकता है कि सप्तऋषि मंडल जो है वो किस तारामंडल में है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अर्सा मेजन में। ये देखिए 7 तारों का जो है वो समूह जो है, हमें ये अलग से चमकीले तारे नजर आते हैं 7, तो उसको सप्तऋषि मंडल कहा गया है। आगे हम देखते हैं, देखिए ओरोयन। तो ओरोयन जो है वो सर्दियों में मध्य रात्रि के दौरान जो है वो देखा जाता है इसको। तो यहाँ पर देखिए ओरोयन की स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओरोयन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर कितने स्टार है, 3, 2, 5 और 3, 8 जो है वो स्टार जो है इसके अंदर है। इसे शिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे लगता है कि जैसे किसी को टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है इसको क्या बोला जाता है, शिकारी भी बोला जाता है। सीरियस तारा जो है वो क्या होता है, ओरोयन के निकट ही हमें दिखाई देता है। और इस सीरियस की बात करें तो ये क्या है, सबसे चमकीला तारा है। जब हम पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो सीरियस को क्या बताया गया था, सबसे चमकीला तारा। तो देखिए ये सीरियस जो है इसकी पोजीशन से हमें लगता है कि इसको जो है टारगेट किया जा रहा है, तो इसको नाम दिया गया है शिकारी। या फिर ये स्ट्रक्चर की अगर बात करें ओरोयन की, तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको वहां पर दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह है उनके दो जो ऑर्बिट्स है उनमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के अंदर आपको बहुत छोटे छोटे पिंड जो है वो आपको वहां पर दिखाई देंगे। वो भी क्या करते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। मतलब कुछ ऐसे छोटे पिंड जिनको हम ग्रह नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपका जो ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है और वो वहां पर आपके लगातार सूर्य के चारों तरफ चक्कर कर रहे हैं, तो उनको हमने बोल दिया क्षुद्र ग्रह बोला गया है। ये कुछ इस प्रकार के पिंड जो आपको मिलेंगे वो क्या करते हैं, लगातार जो है क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, उल्का और उल्का पिंड जो है रात्रि में टूटते तारे की भांति दृष्टिगोचर होने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। अब जैसे हम कई बार देखते रहते हैं कि ऐसे भी है कि कुछ टूटता हुआ तारा है, कुछ विश मांगने से पूरी हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उल्का पिंड होते हैं। तो जो टूटते तारे की तरफ दिखाई देते हैं उनके अंदर क्या क्या मटेरियल हो सकता है, तो वो मुख्यतः लोहे, निकल, एल्यूमिनियम, गंधक आदि तत्वों से बिन करके बने होते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसे केमिकल एलिमेंट जो है आपको मिलेंगे जिनमें उल्का पिंड होंगे और ये टूट करके जो है वो गिर जाते हैं, किसी के सरफेस पे चले जाते हैं। जैसे कि अभी बात करी थी हमने मून की, तो मून की सरफेस पे अगर गिर जाते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा हीट होती है, वहां पे बहुत ज्यादा जो है डेप्थ का जो है वहां पर गड्ढा बन जाता है। तो इस तरीके के जो है ये उल्का पिंड जो है वो अर्थ पर पहुंचने से पहले इनकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो ये इतना ज्यादा अर्थ पे जो है गिरते नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है जहां से ये गिरते हैं। क्योंकि हमें पता है स्टार की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है।
आप सोच सकते हैं वो इतने हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो सन से भी क्या है, बड़े हैं। तो जब वहां से आते हैं तो इनकी हीट जो है वो लगभग क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, या तो बीच में ही किसी से टकरा करके नष्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने के बावजूद भी इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये अर्थ तक अगर गिरते हैं तो कोई इनकी बहुत कम एनर्जी होती है, जिससे जो है वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपग्रह की, सैटेलाइट्स की। तो देखिए सैटेलाइट क्या होता है, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे पिंड। जैसे ग्रह तो हो ही गए, ग्रह हमने 8 मान लिए कि 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इनके अलावा जो छोटे पिंड होंगे जो कि ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जो ग्रह हैं उनके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं फिक्स ऑर्बिट के अंदर। जैसे कि हम मानते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, तो वो चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे जो छोटे पिंड होंगे उनको हम बोलते हैं उपग्रह, सैटेलाइट बोला जाता है। उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह, जो नेचर की तरफ से है। चंद्रमा खुद जो है वो यहाँ पर खगोलीय पिंड में माना गया है और वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। प्रथम उपग्रह जो है वो क्या है, स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो कृत्रिम माना गया है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट माना गया है। ये जो हम उपग्रह छोड़ते हैं ये मैन द्वारा बनाए गए मैन मेड सैटेलाइट है, जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। और इनको छोड़ने के पीछे रीजन होता है कि हमें वेदर का पता लगाना है या कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो है इनको छोड़ा जाता है। तो ये सैटेलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो वो ऐसे ही पृथ्वी की ऑर्बिट के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो उस पोजीशन को कहा जाता है जब क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी जो छाया वाला पार्ट होता है उसमें अगर आ जाता है, कि जो सूर्य की जो आपकी रोशनी जा रही है पृथ्वी पे और जो पृथ्वी के पीछे का पार्ट है जहां उसकी छाया बन रही है, अगर उसके अंदर चंद्रमा की पोजीशन होती है, चंद्रमा स्थित होता है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास में चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। और ऐसा तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या हो, एक ही सिद्ध में हो। क्योंकि जब सिद्ध में होंगे तभी वो उसकी छाया में आएगा पीछे के स्टेट में। तो लगभग सीधी रेखा में जब स्थित होते हैं तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। चंद्र ग्रहण जो है वो केवल पूर्णिमा को ही घटित होता है। अब क्योंकि अगर पूर्णिमा से पहले होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस टाइम तो आपको चांद वैसे ही बहुत कम नजर आता है, तो आप मान ही नहीं सकते कि वहां पर चंद्र ग्रहण है। तो देखिए ये जो अपने पास में अर्थ सन की जो लाइट गिर रही है, यहाँ पर सन की लाइट गिरने से जो सन के अर्थ के पीछे का स्थान है जहां इसकी छाया बन रही है, जहां लाइट नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जो ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं कि लाइट इससे गुजर गई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसके पीछे की जो छाया बन रही है उसके अंदर अगर चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा की स्थिति होती है, तो वहां पर चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर इतना पार्ट यहाँ पर कट गया है तो यहाँ पर ये छाया वाला पार्ट हो गया, तो छाया वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है, तीव्रता कम होने से यही पार्ट आपको ज्यादा चमकीला नजर आएगा और इस पार्ट में आपको कोई भी ब्राइटनेस नजर नहीं आएगी। तो ये पोजीशन मानी जाती है क्या, चंद्र ग्रहण की। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो है जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो बीच में होती है, किसके, सूर्य के और चंद्रमा के, और तीनों के तीनों एक ही सिद्ध के अंदर होते हैं। और जब ये इसके छाया वाले पार्ट में चंद्रमा आता है तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बात आती है सूर्य ग्रहण की। तो देखिए सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन है। जब चंद्र ग्रहण हो रहा था जब पृथ्वी बीच में थी, तो देखिए जब सूर्य ग्रहण की बात होती है तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो जब यहां से पृथ्वी से देखने पर क्या होगा, सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा क्या हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो सूर्य का पूरा जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, तो हम ये मानते हैं, या फिर हम ये पृथ्वी से अगर सूर्य को देख रहे हैं तो ये जो पार्ट है इसकी वजह से जो सन का जो चमकीला पार्ट है वो आपको उतना चमकीला नहीं दिखाई देता है, या फिर जो सन जो है आपको ढका हुआ सा नजर आता है। तो उस कंडीशन में उसको बोला जाता है क्या, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, ढक जाता है, सूर्य जो है आपका ढक जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगर वो कंप्लीट वहां पर ढक गया है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण बोल देंगे। उस तरीके से हम इसको डिफरेंट बोल सकते हैं। तो देखिए ये रहा, जब कंप्लीट आपका जो है मून यहाँ पर बीच में आ गया, इसने इसकी पूरी छाया को रोक लिया है और अर्थ से हमें देखने पर ये बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दे रहा है ये सूर्य, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास में कंप्लीट क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। जैसे जैसे पोजीशन हटती जाएगी चंद्रमा की तो इस तरीके से आपको जो है सन की पोजीशन जो है वो नजर आएगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है
और जो पृथ्वी से देखने पर सूर्य अपने को दिखाई नहीं देता है, या सूर्य का जो पार्ट ढक जाता है वो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है, और जो पार्ट नहीं ढकता है वो इस तरीके से हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो वो कंडीशन हमारी जो होती है वो क्या होती है, वो स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। अब देखिए सूर्य ग्रहण में अलग अलग बताया गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जब मैंने बात करी थी वहां पर अगर कंप्लीट पार्ट आपका ढक लिया जाता है तो ये वाला तो हो जाता है कंप्लीट सूर्य ग्रहण। आंशिक का मतलब कुछ पार्ट आपका ढक लिया गया है, तो कुछ पार्ट अगर ढका जाता है और कुछ पार्ट आपको फिर भी सूर्य का दिखाई देता है तो वो पार्शियली आपको सूर्य ग्रहण होगा। वलयाकार, वलयाकार का मतलब देखिए अब ये जब जैसे जैसे दूर जा रहा है तो एक वलय सी बनती जा रही है जो हम देखते जा रहे हैं, इस तरीके से कुछ वलय बन रही है, तो ये जो वलय बन रही है उसको हम बोलेंगे वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो जैसे जैसे चंद्रमा इसकी स्थिति से हटता जाएगा ये वलय के रूप में जो है आपको दिखाई देता जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी का वायुमंडल, कि जो पृथ्वी का जो एनवायरमेंट है उसको हमने कैसे डिवाइड किया है। तो पृथ्वी को घेरती हुई जितने में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का जो है स्थल मंडल जो है ठोस पदार्थों से बना हो, और जल मंडल क्या है, जल से बना हुआ है। वायुमंडल तो वायु का बोल दिया, स्थल मंडल जहां पर ठोस पदार्थ है, मिट्टी है, ये सब जो जहां पर हम रह रहे हैं जो सरफेस है वो स्थल मंडल कहलाएगी। जल मंडल जहां पर वाटर का पार्ट है वो क्या कहलाएगा, जल मंडल कहलाएगा। अब हम ये तो पृथ्वी की बात करी है, वायुमंडल की जब बात करते हैं तो वायुमंडल को भी अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो इस तरीके से बाकी एक बहिर्मंडल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल सबसे पास वाला पृथ्वी के, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल, फिर और ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और ये क्या हो गया, बहिर्मंडल। तो देखिए ये जो भी जहां पर हम रहते हैं, जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं ये क्षोभ मंडल में हो गया। जो यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य मंडल की, तो यहाँ पर जो रॉकेट्स वगैरह हो गए, सैटेलाइट्स हो गए जो आयन मंडल में हो गए। बहिर्मंडल जो यहाँ पर जो है एयर से बिल्कुल ही बाहर चले जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरीके से इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो अर्थ के पास में है। यहाँ पर क्या होगा, यह जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ही जो है जैव मंडल जो जीवों का जो है, क्योंकि अर्थ के बिल्कुल पास है तो इसको लिए जो है जैव मंडल के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर, पोल्स पे अगर देखेंगे तो 8 से 10 किलोमीटर, और अगर विषुवत रेखा पे देखी जाएगी तो ये 18 से 20 किलोमीटर तक होती है। तो देखिए अर्थ से जो है ये हमारे पास में ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में जो है ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर के जस्ट ऊपर हमारे पास में क्या आती है, स्ट्रेटोस्फियर, या जिसे बोलते हैं समताप मंडल। तो हम ये मान सकते हैं कि ओजोन लेयर जो वो ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर दोनों के बीच में पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को अर्थ पर पहुंचने से रोकती है, जिससे जो है मानव को नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से है जो ओजोन लेयर की स्थिति के लिए भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और देखिए समताप मंडल क्या है, ओजोन मंडल समताप मंडल 20 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो ये देखिए यहाँ 20 किलोमीटर तक, 18 से 20 किलोमीटर तक तो हमने माना क्षोभ मंडल, उसके बाद का जो 50 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा वो आएगा हमारा समताप मंडल में। देखिए बात करते हैं मध्य मंडल की, तो ये वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल के ऊपर है। 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज मानी गई है, और जो भी अंतरिक्ष से उल्का पिंड वगैरह जो भी आते हैं वो इसी परत में चले जाते हैं, तो अर्थ तक वो पहुंचते ही नहीं है। आयन मंडल जो है वो 80 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है इसकी रेंज जो है वो मानी गई है। आयन मंडल की निचली सीमा में जो ताप जो है सबसे नीचे की जो रहेगी, क्योंकि 80 किलोमीटर अगर माने वहां टेम्परेचर कम रहेगा, अगर आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, और लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड के जो है समथिंग से लेकर के 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। सोचिए कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे। इस मंडल में सूर्य के अत्यधिक ताप के कारण गैसें अपने आयनों में टूट जाती हैं, क्योंकि सन के थोड़ा पास हो गई, अर्थ से ज्यादा दूर हो रही है 500 किलोमीटर तक, तो टेम्परेचर वहां बहुत ज्यादा होगा, जिससे उस जगह जो गैसें होंगी वो गैसें क्या होंगी, वहां पर जो है वहां पर जब बहुत ज्यादा हीट मिलेगी तो वो अपने आयन्स में टूट जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पलायन वेग की। तो देखिए हमने बात भी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जब एक क्वेश्चन देखा था पलायन वेग, जब किसी वस्तु को इस वेग से फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, और अगर अर्थ के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी तो वापस अर्थ पे कभी भी लौट करके नहीं आएगी, क्योंकि जब हम कोई भी चीज फेंकते हैं तो वापस पृथ्वी पे आने के पीछे उसके रीजन होता है गुरुत्वाकर्षण बल का लगना। तो जब अर्थ के आपने गुरुत्वाकर्षण जो आपका रेंज है उससे अगर आपने वहां पर ज्यादा उसको वेलोसिटी से फेंक दिया है, तो अगर वो वहां चली गई तो वो वापस लौट करके नहीं आती है।
अब यह जिस वेलोसिटी से आपने फेंका कि वो ग्रेविटेशन से बाहर हो गई, वही वेलोसिटी उसकी क्या कहलाएगी, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। पलायन वेग का मान अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो यहाँ पर माना गया 7 मील पर सेकंड। अगर मील पर सेकंड में अगर आप बताएंगे तो देखिए अगर आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से किसी को वेलोसिटी दी है तो वो जो वस्तु होगी या जो उपग्रह होंगे वो वापस लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएंगे। रोचक इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे लिए। पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है और यहाँ पर अगर चंद्रमा के लिए अगर आपको करना है तो वो 1.9 किलोमीटर पर सेकंड होगा आपका वहां पर। सौर मंडल के लिए पलायन वेग जो होगा वो 42 किलोमीटर पर सेकंड जो है यहाँ पर होगा। तो ये कई बार पूछ भी लिया जाता है कि चंद्रमा के लिए कितना होगा पलायन वेग, तो चंद्रमा का और सौर मंडल का पलायन वेग भी वहां पर आपको याद रखना है। पृथ्वी का तो याद रखना ही रखना है। देखिए अब कुछ हम स्पेस के बारे में जानते हैं। तो देखिए स्पेस की जो शुरुआत हुई इस युग की वो 4 अक्टूबर जो है 1957 को हुई थी और विश्व का जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो बनाया गया वो रशिया ने बनाया, स्पुतनिक फर्स्ट, ये हमने पढ़ा भी था पीछे, और ये रशिया ने जो है इसको स्पेस में भेजा था। इंडिया का जो पहला आर्टिफिशियल या कृत्रिम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को जो है इसको भेजा गया था। विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, यूरी गागरिन था जो स्पेस में गया था। विश्व की पहली अंतरिक्ष महिला वैलेस्टीना 1965 में स्पेस में गई। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री, ये तो सबको पता होगा कौन था, राकेश शर्मा था 1984 में जो गया था। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, इसका नाम सभी जानते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक माने जाते हैं, जिनकी वजह से हम स्पेस के बारे में इतना सब पढ़ पा रहे हैं और स्पेस में हमने जो सफलता हासिल करी है, उनके पीछे जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है, इनके नाम से स्पेस सेंटर भी है, डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसरो जो है हमारे लिए मैन जो है वो स्पेस का क्या सेंटर माना गया है। इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन माना गया है, इंडियन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माना गया है रिसर्च के लिए। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है, बेंगलोर में है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसरो का जो मेन ऑफिस है वो कहां पर है, तो बेंगलोर में है। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपनी एक्स पर एक घूर्णन जो है वो पूरा कर लेता है। मतलब चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों तरफ रोटेशन करता है तो अपनी जो है एक रोटेशन को भी कंप्लीट करता है पृथ्वी के चारों तरफ रोटेशन के साथ साथ। तारे जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं कि वो जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमें लगता है कि मोशन कर रहे हैं, अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं अगर हमें वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, दैट मीन्स अर्थ जो है वो क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इस कारण सूर्य हमें पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। तो इसके पीछे फैक्ट कभी पूछा जा सकता है, तो उसका हमें जो है रीजन बताना है। सन 2006 में ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को जो है वो ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया है, बोने ग्रह की कैटेगरी में उनको रख दिया गया है। ये हमने पढ़ा भी है। अब 8 ग्रह ही माने गए हैं, तो 2006 में ऐसा किया गया है। तो ये ईयर पूछा जा सकता है आपके। शुक्र की अपनी एक्स पर गति पूर्व से क्या है, पश्चिम की ओर है। देखिए अर्थ की तो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और जो शुक्र जो है उसकी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो कई बार पूछा जाता है कि वेनस का जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये आपको वहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, बुध व शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रह जो है जिसके उपग्रह नहीं है। सभी ग्रहों में से सबसे कम जो है जिसकी डेंसिटी है, ये बात कर ली थी हमने, शनि की मानी गई है, बहुत कम डेंसिटी है इसकी, हल्का है। हेले का धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष बाद में जो है दिखाई देता है। तो देखिए ये जो नाम पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धूमकेतु है जो आपको 76 इयर्स बाद में जो है लगभग आपको दिखाई देता है। इसे कब देखा गया था, 1986 में देखा गया था। तो अगले आने वाले लगभग 76 वर्षों के बाद में इसको देखा जा सकता है। देखिए मंगल सतह पर जो है पहला यान जो है वो 1976 में वाइकिंग यान जो है वहां पर उतरा था, जो मंगल की सरफेस पे जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा गया था। डिमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सबसे छोटा उपग्रह का क्या नाम है, डिमोस है। गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है और सबसे छोटा डिमोस है।
चंद्रमा की रोशनी जो है वो पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती है? 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है। और अगर सनलाइट की बात करें तो वो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में जो है अर्थ पर पहुंचती है। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ और सन के बीच में कितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इन कंपैरिजन टू अर्थ और मून, क्योंकि मून से तो जो है आपके पास में लगभग 1.3 सेकंड में जो है वो चंद्रमा की रोशनी पहुंच जाती है। अब देखिए, हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, उनको हम सोल्व करेंगे। ओजोन परत कौन सी लेयर में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या मिजोस्फीयर में। तो ये हमारे पास में किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। चंद्र ग्रहण कब होगा? अब हमें पोजीशन का पता होना चाहिए। चंद्र ग्रहण का मतलब जो है क्या होना? पृथ्वी का बीच में आ जाना। तो ऑप्शन देख लिए, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है। तो जो पृथ्वी की जो छाया होगी, अगर उसके अंदर चंद्रमा आ जाएगा तो हम बोल देते हैं उसको चंद्र ग्रहण। तो ये हमारे पास में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर यहां पर यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। मीटर पर सेकंड अगर याद रह गया, ये देखें सब में 11.2 है। आप ये मत सोचिए कि आपको जो है डिजिट में चेंजेशन अगर आपको पता है तो आप सही कर सकते हैं। आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। कहीं मीटर है, कहीं मिलीमीटर है, कहीं सेंटीमीटर है, कहीं किलोमीटर है। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 11.2 क्या होगा? किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? दो ही बात करी थी अभी हमने पीछे ही जो है यहाँ पर कि दो हमारे पास में ग्रह ऐसे हैं जिनके नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, बुध और शुक्र के। तो यहाँ पर ऑप्शन बुध तो है नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। देखिए, ऐसा कौन सा ग्रह होगा जो अपनी एक्सिस पे रोटेशन करने में लगभग उतना ही टाइम लेता है जितना कि अर्थ लेती है? इसी वजह से हम उसे भोर का तारा या फिर क्या कहते हैं, शाम का तारा बोला गया है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला गया है। तो ऐसा है हमारे पास में शुक्र, पृथ्वी के सबसे पास है जो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? इंडिया द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह क्या था? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, ये सारे के सारे उपग्रह, पर धनवंतरी जो है वो कोई भी ऐसा उपग्रह नहीं है जो इंडिया द्वारा स्पेस में छोड़ा गया हो। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा धनवंतरी। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यहाँ पर विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। अभी हमने पढ़ा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको सौर मंडल या सोलर फैमिली से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली तो फैक्ट पे ध्यान रखना है, एक आपको ग्रह के बारे में कि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, रोटेशन कितना है, सूर्य के चारों तरफ कितनी देर में चक्कर लगा रहा है, या फिर अपनी एक्सिस पे कितना रोटेशन कर रहा है। जो अंतरिक्ष की जो बात है, जो उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु क्या है, आकाश गंगा क्या है, तो इसी से रिलेटेड आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा। तो सिर्फ आपको जो है इनके फैक्ट्स को जो है क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आप आसानी से जो है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको सोल्व कर पाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।